नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खसरे का प्रकोप में। आज खसरे को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के शांत होते ही खसरे का प्रकोप शुरू हो गया। यह संक्रमण महाराष्ट्र और राजधानी मुंबई में तेजी से फैल रहा है। कई बच्चों की मौत हो गई है। ये एक बहुत तेजी से संक्रामक वायरल संक्रमण है जिसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मामलों की संख्या बढ़ते देख राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरे के मामलों में वृद्धि का जायजा लेने के लिए रांची, अहमदाबाद और केरल के मलप्पुरम में 3 उच्च स्तरीय टीमें डिप्यूट करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीमें सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता करेंगी और आवश्यक नियंत्रण और उपायों के संचालन की सुविधा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो खसरा वायरस के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है तो संक्रमण 10 दिनों तक रह सकता है, जिसके दौरान व्यक्ति बुखार और चकत्ते के अलावा कान में संक्रमण, दस्त और निमोनिया जैसी विभिन्न बीमारियों का अनुबंध कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं बच्चों में कुछ स्थितियां खतरे के जोखिमों को बढ़ा देती हैं। अगर आपको खसरे का टीका नहीं लगा है तो इस संक्रमण की आशंका और बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप उन देशों की यात्रा करते हैं जहां खसरे के मामले अधिक हैं, यह स्थिति भी जोखिम को बढ़ा देती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें खसरा होने और इसके लक्षणों और गंभीर जटिलताओं के विकसित होने का जोखिम और भी ज्यादा हो सकता है। खास बात यह है कि खसरा संक्रमण का कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता। इलाज के दौरान लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है, उसके प्रयास किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले यानी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे लोगों में संक्रमण की स्थिति में गंभीर जटिलताओं के विकसित होने का खतरा अधिक देखा जाता है। अगर आपको या बच्चे को खसरे की समस्या है तो आराम करें और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। वहीं सहायक उपचार के लिए डॉक्टर की समय समय पर सलाह जरूर लें। अपना स्वयं का इलाज ना शुरू करें। तो महाराष्ट्र में भी तेजी से खसरा फैल रहा है। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर सुधांशु बासु हैं जो कि MBBS भी हैं, MBA हैं, DPHA हैं, और डॉक्टर मेखला चंद्रा जो कि फिजिशियन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं USA में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। और डॉक्टर सुधांशु बासु, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। क्योंकि गंभीर समस्याएं बन जाती हैं, अक्सर समस्या उतनी गंभीर होती नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लापरवाही बरतें तो वो और गंभीरता में बदल जाती है। थोड़ा समझना चाहेंगे खसरे के बारे में आपको, और जिस तरह से एक बार अचानक से फिर इसको बढ़ता देखा जा रहा है उससे लोगों में चिंता जरूर है। देखिए, मीजल्स एक वायरल डिजीज है जी, जो कि उसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाए जी। तो वैक्सीनेशन अगर कम से कम हम 95% एक डोज वैक्सीन दे देते हैं तो वो उसका संक्रमण रुक सकता है। किसी भी में ससेप्टेबल पॉपुलेशन आ जाए, ससेप्टेबल मतलब या तो अनवैक्सीनेटेड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उसमें एपिडेमिक या आउटब्रेक का चांस होता है। अब पिछले 2 साल में हमारे यहाँ कोविड की वजह से जो रूटीन वैक्सीनेशन बुरी तरह गिरा गया, तो इस वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हो गए जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इसलिए इस आउटब्रेक का चांस है। 27 अप्रैल 2022 में WHO और यूनिसेफ ने इसका पहले ही हमको अंदेशा दिया था कि हो सकता है कि जिस तरह के अभी आसार नजर आ रहे हैं, आगे चल के डॉक्टर सुधांशु, थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम उसको सही कराने की कोशिश करते हैं। तब तक हम डॉक्टर मेखला चंद्रा के पास चलते हैं। मेखला, आपने बहुत चीजों, चूंकि डॉक्टर के तौर पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनमें इस तरह के लक्षण पाए गए होंगे, खसरे की बीमारी जिनको हुई होगी, लेकिन ये जो दौर चल पड़ा है एक बीमारियों का, पहले कोविड, फिर अब खसरा चल रहा है, फिर कहीं डेंगू, आदमी बुरी तरह से परेशान है। ऐसे में ये खसरा किस बात के संकेत दे रहा है जब अचानक से इसको लेकर खबरें आने लगी कि ये बढ़ता जा रहा है?
आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और इतना सारा इंफॉर्मेशन हो गया है। पर ये जो खसरा है ये बहुत ही पुरानी बीमारी है, मीजल्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो ये बहुत ही जैसे WHO ने इसकी बहुत पहले वैक्सीनेशन निकाली थी, 1960s से इसकी वैक्सीनेशन चल रही है। और पहले इनएक्टिवेटेड वायरस तो होती थी, फिर ये MMR के रूप में कॉम्बिनेशन वैक्सीन के तरीके से आई। और अब हम जो इसका एपिडेमिक देखते हैं इसकी काफी वजहें हैं। एक तो जिस रीजन में हम देखते हैं जैसे स्पेशली इंडिया में, उसमें एक तो पॉपुलेशन ज्यादातर अनवैक्सीनेटेड है। अब ऐसे क्यों हुआ बच्चों का? क्योंकि आपका पेंडेमिक आया, आप घर पे बैठे हुए थे, ज्यादा आप डॉक्टर के पास वैसे नहीं जाना चाहते, एक डर सा बैठ गया था कि हॉस्पिटल से दूर रहना है, क्लिनिक से दूर रहना है, राइटफुली सो। तो उन चीजों में जो हमारे जो रेगुलर टीकाकरण होता है वो बच्चों में डिले हो गया और कुछ अपना खौफ भी बैठ गया। तो उसके लिए थोड़ा बिहेवियरल आपने इस चीजों का कमी देखी इसमें। और दूसरी चीज ये है कि जो मैलनरिश जो बच्चे होते हैं, जिसमें मतलब उनको पूरा उनकी सेहत, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन A डेफिशिएंसी, ये बहुत ही बड़ी रिस्क है मीजल्स डेवलप होने के लिए। तो ये जो आप बच्चों में देख रहे हैं, स्पेशली गांव के बच्चों में अनफॉर्चुनेटली, या जिस एपिडेमिक रीजन में देख रहे हैं, ये ज्यादातर मैलनरिश बच्चों में दिख रहा है और जिनका टीकाकरण पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ है, क्योंकि MMR की डोजेस लगती हैं सर्टेन महीनों के बाद। तो ये इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन से, थोड़ा मैलनरिशमेंट से, और फिर हमारा पैंडेमिक आ गया उस खौफ से, इन सब चीजों को मिला के हम ये बीमारियों को अधिकरण देख रहे हैं। और दूसरी चीज, आजकल इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया में, एवरीबडी इज फोकस की कौन सी नई बीमारी आई। ये बीमारियां आती थी पहले, इतना हमें ध्यान से नहीं पता चलता था। क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर मेखला, एक सवाल जरूर हम पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, लोग टीके लगवा लेते हैं, उसके बाद क्या ये चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं कि खसरा ना हो व्यक्ति को? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो ये टीकाकरण है, अगर आप इसको कंप्लीट सीरीज में ले तो इसकी 95 to 96% एफिकेसी है। किसी भी वैक्सीन को आप कभी भी 100% नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, अगर आपको कोई एटिपिकल मीजल वायरस आता है तो आपको तभी भी इसका होने का चांसेस हैं। बट अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, जैसे कि हम कोविड वैक्सीन की भी बात कर रहे थे, उसके बाद आपकी सिवियरिटी और मोर्टेलिटी वो कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जी, डॉक्टर सुधांशु फिर से जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर सुधांशु, एक बात अभी जो हमने और डॉक्टर मेखला ने की कि लोगों में डर है कि हम ज्यादा डॉक्टर के पास ना जाएं। असल में ये डर डॉक्टर के पास ना जाने का है या फिर ज्यादा तादाद में इंग्लिश मेडिसिन लेने का है, जिसके साइड इफेक्ट अक्सर आ जाते हैं और देखे भी गए कोविड के दौरान? तो डॉक्टर के पास जाने का मुझे लग रहा है कि अब डर कम हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टरों को समझ रहे हैं हम वर्तमान समय में, मुझे लग रहा है इंग्लिश मेडिसिन लेने का ज्यादा डर है कि इसका कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए ज्यादा दवा लेने से। देखिए, आप इंग्लिश मेडिसिन कहिए चाहे कोई मेडिसिन कहिए, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो होता ही है, चाहे आप आयुर्वेदिक बोलिए चाहे किसी में बोलिए। पर इसमें तो हमारा प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन। हमारा सारा जोर जो है वैक्सीनेशन पे है, वो तो जरूरी है, उसका हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, इसलिए वैक्सीनेशन तो करना ही है। अगर एक डोज भी लग जाता है तो 93% सेफ्टी हो सकता है, और अगर 2 डोज लग जाए तो ऑलमोस्ट 97% सेफ्टी है अगेंस्ट मीजल्स। तो इसीलिए मीजल्स का रुकावट, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, पैरामिक्सो वायरस से बनता है, इसका कोई दवा है नहीं, तो इसका प्रिवेंशन ही हमारा दवा है। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर टू कंट्रोल दिस डिजीज। और जब तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम पूरी तरह, कम से कम 95% चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड होने चाहिए किसी भी कम्युनिटी में, ताकि इस तरह के आउटब्रेक ना हो। बाकी एक बार जब बीमारी हो जाए तो वो तो एक तरह से सेल्फ लिमिटिंग है, या तो खुद ही ठीक होगा या 1-8% में 0.01% में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बट दैट इज नॉट वेरी कॉमन, पर मेजॉरिटी रिकवर कर जाते हैं। पर इसको ना हो, ताकि वो जो फैटेलिटी इसमें काफी है, 3 से 15%, एवरेज ऑलमोस्ट 3% फैटेलिटी, मतलब मौत तक हो सकती है। तो इसीलिए इसके लिए पेरेंट्स को, सबको जागरूक करना है कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। और पर्टिकुलरली जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रही थी ना, जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं उनको जल्दी से पकड़ता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है।
अच्छी तरह इन लोगों का पर्टिकुलरली ख्याल रखा जाए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो वैक्सीन दे नहीं सकते, पर मेलनरिश बच्चों को विटामिन ए ड्रॉप्स और वैक्सीन दे दिया जाए तो हम इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये हमारा मेन ध्येय है कि 95% कम से कम 100% होना चाहिए, पर वैक्सीनेशन ड्राइव 95% कवरेज अगर कर दें तो इसका आउटब्रेक को रोका जा सकता है। जी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक इंतजामों में कमी रह गई। प्रशासन कितनी तेजी से अलर्ट होता है? देखिए, इसमें प्रशासन तो नहीं है, ये तो एक तरह से रूटीन है। हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चे को इम्यूनाइज कराए, और आपके सभी आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में इम्यूनाइजेशन की पूरी सुविधा है। अगर आप उस सुविधा का लाभ ना उठाएं, किसी गलत फहमी में रहे कि इससे हमको ये प्रॉब्लम होगा, वो होगा, या किसी और से इस तरह की कोई शिक्षा लें और आप उसका फायदा ना उठाएं, तो फिर तो आप खुद ही जिम्मेदार है ना। इसमें प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं कहूंगा। हाँ, आउटब्रेक होने के बाद एक्टिव जो आपका रोल है कि पूरे कम्युनिटी में एग्रेसिव इम्यूनाइजेशन करे, उस टाइम प्रशासन का रोल आता है। या कोई एडमिट हो जाए तो उसके इलाज के लिए प्रशासन का रोल आता है। पर रूटीन इम्यूनाइजेशन तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसका संपूर्ण रूप से पूरी तरह अगर फायदा उठाएंगे और बच्चों को इम्यूनाइज कराएंगे तो ये प्रॉब्लम ही हमारे नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारा आरोप नहीं था प्रशासन पर, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि कितनी जल्दी अलर्ट हो जाता है जब किसी बीमारी के बारे में उसको पता लगता है। देखिए, आउटब्रेक हम डिफाइन करते हैं, इसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है किसी भी कंट्री में। मान लीजिए हमको एवरेज देखा जाता है कि 20 या 30 हो रहे, सडनली वो केसेस हो गए 150-200, तो उसको आउटब्रेक डिक्लेयर करते हैं, तब प्रशासन उसको अलर्ट में आ जाता है। अब पूरे भारतवर्ष में 22 नवंबर तक 9,489 केस हुए हैं। तो अगर हम पूरा पॉपुलेशन देखें, ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये मौसम है, इस टाइम मीजल्स ज्यादा होता है और ये अभी चलेगा जनवरी। तो वास्तविक रूप से हमें उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? सिम्टम्स भी बताए, लक्षण भी बताए, लापरवाही अगर आप बरतते हैं तो क्या हो सकता है, इन चीजों को भी हमने समझने की कोशिश की। डॉक्टर मेखला, हम आपसे थोड़ा चीज समझना चाहते हैं। 10% लोगों का टीकाकरण हो सका, 25% ऐसे लोग हैं जिनमें ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि टीकाकरण उन्होंने नहीं करवाया था। अक्सर सरकारें योजनाएं चलाती हैं, डॉक्टर्स भी मतलब युद्ध स्तर पर जुटते हैं किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए। कमी कहां रह जाती है कि हमारे यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि वो लापरवाही ना बरतें और खुद इनिशिएट करें, इसको लेकर आगे आए? देखिए, ये जो कमी आप बोल रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि ये जो मैंने जैसे कि बोला, ये बीमारी बहुत पुरानी है, इसकी वैक्सीनेशन बहुत डेकेड से अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आज की बीमारी है ये। फिर भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन, टीकाकरण पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, या तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, या आपके किसी पड़ोसी ने आपको कुछ और बता दिया क्योंकि उसको रिएक्शन हुआ किसी और बच्चे को। तो ये जो सुना सुनी में जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। प्लस आपके सोशल मीडिया में जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन वैक्सीन के बारे में फैलाई जाती है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास, जैसे स्कूल में कंपलसरी है, अगर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो उनकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए। ऐसी चीजों से, गवर्नमेंट बॉडीज से जो हमारा फ्री टीकाकरण है, उन सबकी हमें उपलब्धियों का फायदा उठाना चाहिए और इन चीजों पे यकीन करना चाहिए और अपने बच्चों को आपको प्रिवेंट करना चाहिए। जबकि स्पेशली ये सब अवेलेबल है, इसमें कुछ नया नहीं है, हमारे पास ये सालों से अवेलेबल है। जी, तो हमको क्या इससे डरने की जरूरत है जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं? वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बासु ने मेंशन किया, इसकी बीमारी का इलाज जो हम प्रिवेंशन कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी तभी होती है जब आपकी एटलीस्ट मोर देन 95% लोग वैक्सीनेटेड हैं, कंप्लीट वैक्सीनेटेड है उस एरिया में। तो हर्ड इम्यूनिटी ही बच्चों को प्रिवेंट करेगा। और एक और चीज आपके माध्यम के थ्रू मैं अवेयर करवाना चाहती हूँ स्पेशली पेरेंट्स को, कि अगर आपके बच्चे को ऐसा सिम्टम है तो प्लीज उसको स्कूल ना भेजिए, प्लीज उसको पब्लिक स्पेसेस में ना भेजिए। ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, एयरबॉर्न है। अगर आप उस रूम में भी गए जिसमें एक बच्चा बैठा था जिसको बीमारी थी, उससे भी फैलता है। हाईली कंटेजियस बीमारी है और इसके सिवियर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को स्पेशली कि अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे अगर उनको ऐसा रैश हो रहा है, कफ है, जो इनके टिपिकल सिम्टम्स हम देखते हैं। जी,
डॉक्टर सुशांत जी, जो कि बता रहे हैं कि ये फैलता भी है, जिस तरह से फैलता है उसको ही बता रहे हैं, एक शख्स तो घर में उसकी देखभाल करेगा, खासकर माँ की तरफ हम ध्यान ले जाना चाहेंगे। ऐसे में तो खतरा तो निरंतर बना ही रहता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिससे बाकी लोग बचे रहें? उसका ना एक कारण और भी है। खसरे का ना 3 स्टेज है। एक तो प्रोड्रोमल स्टेज जो शुरू में होता है, तब आपको पता नहीं लगता, तब उसके ना दाने हैं ना कुछ हैं। पहले 10 दिन तो उसको थोड़ा बहुत जुकाम और ऐसा होता है, तो कई बार हम उसको लापरवाही करते हैं या उसको नजरअंदाज करते हैं। उस टाइम वो बच्चा सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, वो उस टाइम सबसे ज्यादा फैलाता है। 10वें दिन के बाद वो आपको जो लाल लाल जो दाने दिखते हैं वो 10 से 14 दिन तक वो रहता है। उसके बाद फिर पोस्ट मीजल्स फेज आ जाता है, जिसमें कमजोरी या जो भी कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ तो पहले 10 दिन में ही वो बीमारी काफी फैल जाती है। इसलिए कई बार हम इसको रोक नहीं पाते, पर हर पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा। अगर कोई एक तो इम्यूनाइजेशन जरूर कराएं, भीड़ भाड़ जगह में ना जाएं। अगर बच्चे को हो गया है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि स्कूल में ना भेजें, किसी सोशल गैदरिंग में ना भेजें जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। तो ये प्रिकॉशन तो सभी ले सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये इसी बारे में हमको सबको जागरूक करना है। अगर बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है, कंप्लीट टीकाकरण इज द अल्टीमेट आंसर टू कंट्रोल दिस डिजीज। तो ये हमको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा होने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन तो बहुत कम 0.1% में जरूरत पड़ेगी, जिसमें या तो ब्रोंकोनिमोनिया, डायरिया या कुछ और इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो तो। अदरवाइज तो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इसलिए इसके बहुत ज्यादा से ज्यादा फीवर आपको ट्रीट करना है, थोड़ा पैरासीटामोल देंगे और उसको हाइड्रेशन पूरा रखेंगे, उसको लिक्विड ज्यादा दें ताकि बच्चा कमजोर ना है। और जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है उसके पौष्टिक आहार का भी इंतजाम किया जाए, ताकि उसको उसमें अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो उससे आप बीमारी से रोग मुक्त हो सकेंगे। तो प्रिकॉशन में इम्यूनाइजेशन है। अगर हो जाए तो अवॉइड क्राउडिंग और बच्चे को भेजना नहीं है। घर में भी अगर 2-3 बच्चे हैं तो कोशिश करें उसको आइसोलेट करने का, और अपने आप ही बच्चा ठीक होगा। कॉम्प्लिकेशन हो अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि ज्यादा खांसी हो रही है, ज्यादा तेज फीवर है तो उसको, या पेट खराब होने लगा है, डायरिया हो रहा है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर का तुरंत सलाह लें। ठीक, डॉक्टर मेखला, हमने ये सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि घर का एक मेंबर तो देखभाल में जुटेगा ही, तो अगर ये संक्रमण है तो घर के बाकी लोगों में भी फैलेगा जो उस बच्चे की देखभाल कर रहा है। अच्छा, ऐसे में समस्या ये भी रहती, खिलाया पिलाया क्या जाए, नहलाया धुलाया जाए, तो बच्चों के सामने तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसी माओं को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो माएँ तो एक्सपोज होंगी, बट थैंकफुली जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े हैं, वो उनमें इम्यूनिटी बेटर होती है। माओ में सिर्फ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज उस बच्चे के पास ना जाके, मे बी कोई और उनका ख्याल रख सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकते हैं एक्सपोजर होने पे। बट वैसे कंपेयर टू हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है बच्चों से कंपेयर, अनलेस आपको कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग बीमारी है, अंडरलाइन आपको बीमारी है, तो उन लोगों को दूर रहना चाहिए, बुजुर्गों को दूर रहना चाहिए जिस बच्चे से इन्फेक्शन हुआ है। और खिलाने पिलाने का, जैसे हम कहते हैं कि मैल नरिशमेंट ही मेन उसका वन ऑफ द रीजंस है, तो आप प्लीज अपने बच्चे को जैसा वो खा रहा है उसको पानी बहुत पिलाइए। फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एनी अदर वायरल बीमारी में आप उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। और अपना विटामिन ए जो होता है उसकी जो ड्रॉप्स आती हैं, वो आपको खैर डॉक्टर पूरा आपको एक उसका निकालता है सलाहकरण, तो आप उस चीज को फॉलो करिए, अपने डॉक्टर की सारी एडवाइस को फॉलो करिए। फ्लूइड्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। तो यहाँ पर हम खसरे के प्रकोप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खास बात यह है, हम इस मंच के जरिए अपने दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। इंसान का संघर्ष इसी तरह का होता है कि कई बीमारियों से उसका सामना तो होता ही है, लेकिन अगर आप सही जगह सही समय पर सही जगह दस्तक देंगे तो आप बच सकते हैं, और ऐसी लापरवाही आपको नहीं दिखानी चाहिए। डॉक्टर सुशांत, अब तक के जो हमारे प्रयास रहे हैं खसरे को लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक, क्या लगता है कि हम उसी प्रकार से अभी तक इन चीजों को अंजाम देते आ रहे हैं, या हम बीच बीच में रोक देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है अब तो हमने जागरूक कर लिया, अब आगे क्या करना है?
नहीं, ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इस बार तो इसलिए हो गया कि कोविड की वजह से रूटीन इम्यूनाइजेशन डिस्टर्ब हो गया था, पर नॉर्मली ये हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन में है। जैसे बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, बीसीजी लगता है, ऐसे ही 9वें महीने में एमआर का 1 डोज लगेगा और 15वें महीने में एमएमआर का 1 डोज लगेगा। ये हमारा शेड्यूल में है, तो हर बच्चे को ये लगना है, जहां से भी वो वैक्सीनेशन कराएंगे वहां से वो लगवाएं। तो ये हमारा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें रखा हुआ है। तो ये और सारी वैक्सीन मुफ्त मिलती हैं। आपके जो भी पास के स्वास्थ्य केंद्र है आप उसमें जाएंगे, उसमें आपको वैक्सीन मिलेगा। और ये वैक्सीन जो है सिर्फ ये इसका एक और फायदा है, ये 2 to 8 डिग्री में रखा जा सकता है, इसलिए बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता। अगर इसको फ्रिज में रखा जाए तो 2 साल तक रखा जा सकता है। और ये रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी खराब होती है। हाँ, एक बार खुल जाए तो 4 घंटे के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये प्रिकॉशन जो स्वास्थ्यकर्मी ये जरूर लें। और बाकी हमारा रूटीन वैक्सीनेशन अगर हर बच्चे को कराया जाए, ये जागरूकता हमको बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, जागरूक होने की हमें बहुत जरूरत है। डॉक्टर मेखला जी, चलते चलते एक बात जरूर जानना चाहेंगे। वैसे तो अब इतनी एज हो गई तो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन फील गुड जरूर कर लेते हैं, आप लोगों की गंभीरता को भी समझ लेते हैं। चलते चलते ये समझना चाहेंगे, अगर कोई सवाल खसरे को लेकर हमसे छूट गया हो तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। रविंद्र जी, आपकी चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ मेन मैसेज यही फैलाना चाहूंगी कि आप डरिए मत, ये बीमारी सीजनल में आती है हमारे पास। प्लीज इसका पूरा आप टीकाकरण कंप्लीट करवाइए बच्चों में। अगर उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये दाने दिख रहे हैं, कफ है, कंजंक्टिवाइटिस है, प्लीज उन बच्चों को आइसोलेटेड रखिए और उनके खाने पीने पे पूरा ध्यान दीजिए। बस यही 3 मेन पॉइंट्स है मैं आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहूंगी। डॉक्टर सुशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेखला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तमाम जानकारियां देने के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।